पर हम ऋग्वेद कालखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद कालखंड के परिप्रेक्ष्य में जो जानकारी प्राप्त होती है वह ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता के माध्यम से भी ऋग्वेद कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त होती है। सप्त सैंधव में आर्य सबसे पहले बसे, उसे ब्रह्मावर्त के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ऋग्वेद काल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उसे ब्रह्मावर्त के तौर पर जाना गया। सप्त सैंधव प्रदेश को ऋग्वेद काल में ब्रह्मावर्त के तौर पर जाना गया। सामाजिक संरचना स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान होने के साथ साथ सामाजिक संरचना स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो परिवार सबसे छोटी इकाई थी। परिवार के मुखिया को कुलप के तौर पर जाना जाता था। परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे, जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, और गांवों से मिलकर विस बनते थे, जिसके प्रधान को विस्पति, और विस से फिर जन बने, जिसके सर्वे सर्वा जो व्यक्ति हुआ करते थे उसको राजा के तौर पर जाना जाता था। ऋग्वेद काल की सामाजिक संरचना स्वरूप की स्थिति से यह ज्ञात होता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान होने के बाद भी महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिया जाता था। शैक्षिक उन्नयन की स्थिति का आकलन हम इस बात से कर सकते हैं कि अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं उस समय समाज में विद्यमान थीं। संस्कार व्यवस्था का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभक्ति किया गया था। वर्ण व्यवस्था का जो निर्धारण था वह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को निर्धारित किया गया था। कर्मकांडीय व्यवस्था समाज में विद्यमान थी। जिस कन्या का लंबे समय तक विवाह नहीं हो पाता था उसको अमाजु के तौर पर जाना